यार ये क्या टिकटॉक पे आ रहा है? कल उधर डेथ हो गई है सरदार की। पता नहीं चुप हो गया मैं लाइव हूँ। सॉरी, ये मैं नहीं खांस रहा। आप आ जाए, बहुत शुक्रिया। कैसे हो दादजान? वेलकम, हेलो, हाउ आर यू दादजान? कैसे हैं आप? हैं, कैसे हैं आप? जी 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 जी, सारे दोस्त आ जाएं हमारे साथ। अभी गेस्ट भी जुड़ेंगे। आज बड़ी इंपॉर्टेंट बातें, कल लॉन्ग मार्च हो रहा है। जो मेरे पास खबरें हैं वो आपके साथ जाहिर है कि शेयर करूंगा मैं। और मेहमान भी आ रहे हैं तो उनका भी जाहिर है हम थोड़ा सा उनका भी कर रहे हैं। और मैंने इसको जो है वो शेयर भी करना है लाइव को, तो इसको हम शेयर करते हैं। और उसके लिए हम यहाँ से इसको यहाँ से इसको शेयर करते हैं लाइव को। जीमेल, जी दोस्तों, मेहरान बलोच को नहीं बोला, अभी बोलता हूँ, वो बिजी हैं। जाहिर है सब दोस्त जो है वो बिजी हैं इस वक्त। और मैं यहाँ पे चूंकि मुझे अकेला ही सारा काम करना पड़ता है, तो वो भी एक बड़ी, जिसे कहते हैं ना कि प्रॉब्लम है। इसको अब मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। अभी करते हैं इसको शेयर, ताकि दूसरे जो लोग हैं वो भी हमारे साथ भाई जुड़े ना। ऐसे तो नहीं है कि हम अकेले जो है वो आपस में ही बात करें, और लोग भी जुड़े ताकि इसका जो है वो हो। ये इधर से इसको कर लेते हैं, इधर से। ये कुछ नहीं हो रहा, चलो सही है। सलाम सलाम सलाम, सबको सलाम है जी, बिल्कुल आप सबको सलाम है। और अच्छा, यहाँ से इसको अब मैं समझ गया मुझे क्या करना है। मैं थोड़ा सा वो ना कंफ्यूज हो जाता हूँ एक्साइटमेंट में। तो अब मुझे लेकिन समझ आ गई है कि मुझे क्या करना है, और ये आ गया हूँ मैं इधर एक्साइटमेंट में। तो इसको अब यहाँ से शेयर करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे करते हैं join me live now on Balochistan न्यूज एक्सक्लूसिव। ये आ गया जी इधर। और इसके बाद आ जाए हमारे साथ। लोग जुड़ रहे हैं, 76 लोग अब तक हमारे साथ आ गए हैं। और गेस्ट भी एक हमारे साथ आ गए। ये बड़े इंपॉर्टेंट गेस्ट हैं, मेजर समरतूर साहब। और इनका स्वागत करते हैं। थैंक यू जी, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपने कीमती वक्त से अपना जो है वो निकाला है टाइम। और गुलाम अली, थैंक यू।
अच्छा मेजर साहब कल ये कह रहे हैं लॉन्ग मार्च शुरू करने जा रहे हैं कल, और उसमें आज जो इन्होंने डेलीगेशन भेजा था वो डेलीगेशन गवर्नमेंट का वो भी फेल हो गया। उनके वो मेंगल साहब ने कॉल ऑफ नहीं की, और अब दूसरे जो सरदार हैं वो भी कह रहे हैं कि उन्होंने भी इसमें शामिल होना है। तो ये तो काम बढ़ता जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि मतलब हो जाए तो अच्छा है, लेकिन मुझे ये शक डर लग रहा है या खतरा है कि इस लॉन्ग मार्च को सबोटाज करने के लिए कहीं आज रात डॉक्टर मारंग बलोच और उनके साथियों को रिहा कर देंगे, इतना प्रेशर जो पड़ गया है। सर मैं आपको एक चीज तो बता दूं कि पहली चीज तो ये मार्च जरूर होगी, पर अब आप देखें कि इन्होंने इमरान खान जैसे बंदे को भी नहीं बख्शा, है ना। जो डीप स्टेट है, जो एस्टेब्लिशमेंट है, उसको भी इन्होंने मारने की कोशिश की। बेनजीर भुट्टो को तो वैसे ही मार दिया इन्होंने। तो मुझे नहीं लगता कि ये मतलब पीसफुल तरीके से होने देंगे। और अच्छा, इन्हीं के ही सैबोटाज एलिमेंट इन मैस क्राउड्स के अंदर शामिल होंगे, जिन्हें बोला जाएगा या इशारा किया जाएगा कि वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दर्शकों को मैं कहूंगा कि मेजर साहब ने जो बात की है इसको गौर से सुने और समझने की कोशिश करें। जी जी मेजर साहब, बहुत इंपॉर्टेंट बात की आपने। कि जब जलसा कल जाएगा तो आपने अपने हरेक बंदा या साथी जो दायमाए है, आपने ये यकीन करना है कि किसी के पास असला बारूद या हथियार ना हो। क्योंकि यदि उस हम्म। इंसान के पास असला बारूद या हथियार मिला तो आप समझ जाएं कि ये आपका खुद का बंदा नहीं है, ये इस्टेब्लिशमेंट की तरफ का बंदा है जो इधर प्लांट किया गया है। और आप बड़े ध्यान से कल अपने इर्द गिर्द जो आपकी जो आपको वाफियत रखनी है कि किस जगह से कितने लोग आ रहे हैं और निकलने की कितने अलग अलग जगहें हैं। क्योंकि देखिए, एक वक्त आ सकता है कि भगदड़ वाला माहौल बन जाए। तो भगदड़ वाले माहौल में भी आपको अगर मगर की कार्रवाई के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो आपको अपने आले दुआले, जो पंजाबी च कहने की आपदे आले दुआले जेड़ा भी ਤੁਹਾਡਾ इलाका है, ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत ही ध्यान देना पैना है कि किधरों जलसा आ रहा है। ਤਾਂ ਜੇ ਜਲਸੇ 'ਚ ਭਗਦੜ ਮਚੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਧਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਰਾਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਫਸ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਛਾਤੀਆਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਤਾਂ ਤੇ। ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਰਹਿਮ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਹਲੇ ਉਹ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਹਲੇ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦਾ बदला लेना है इन्होंने। ਉਹਦਾ बदला लेना है। अच्छा, ਇੱਥੇ उर्दू में बात करें क्योंकि हमारे जो ज्यादातर दोस्त हैं बलूचिस्तान से, वो पंजाबी इतनी उनकी नहीं समझ उनको। मैं हिंदी में आपसे बात करता हूँ कि ये वाली जो इस्टेब्लिशमेंट है जो आएगी सरकार की, ये वो मन बना के आएगी कि इन्होंने हमला करना है और जितने ज्यादा से ज्यादा बलोची लोगों को मार सके ये मारेंगे। और आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आपका जो जलसा है उसके अंदर ही इन्हीं के ही बंदे होंगे, जिन्हें या तो पैसे के दम पे पैसे देके इन्हें वहां पे बिठाया जाएगा, या फिर ये उन्हीं के सरकार के बंदे होंगे जिनको ये आदेश दिए जाएंगे कि आपने बीचों बीच कहाँ पे पहला मतलब ग्रेनेड। 90% ग्रेनेड लॉबिंग का हादसा हो सकता है। क्योंकि ग्रेनेड लॉबिंग में क्या होता है कि आपको धमाके की आवाज बहुत बाद में आती है, और जब कोई अच्छा। इंसान फेंक रहा होता है तो जो भी जब भी कोई ग्रेनेड फेंकेगा ऐसे जलसे में, वो हमेशा जलसे की बीचों बीच नहीं होगा। वो जलसे के दाएं या बाएं या सबसे पिछले किनारे पे होगा, ताकि वो अपना ग्रेनेड वहां पे दागे और गायब हो जाए। क्योंकि अगर वो पकड़ा गया और उसने अगर उगल दिया कि उसे कहाँ पे किसने वहां पे प्लांट किया है, तो दिक्कत वाली बात है। तो आपको कल बहुत ही ध्यान से और तरीके से चलना पड़ेगा जी।
अच्छा मेजर साहब ये भी बताएं कि टीयर गैस जब चलती है, टीयर गैस से कैसे बचें लोग? देखें, पहली चीज तो मैं सबसे दरख्वास्त करूंगा कि जो हैंड टॉवल होते हैं, जैसे कि आप तौलिए, देखें छोटे तौलिए, जी जी ये जो ऐसे इन्हें हैंड टॉवल कहते हैं। ये जो जी छोटे जी वाले तौलिए हैं, आप इन्हें पहले से ही पानी में इन्हें मिला के लेके जाएं। पानी में मिला के लेके जाएं, ये गीले होने चाहिए। और जैसे ही टीयर गैस का कुछ होता है ऐसी वारदात, तो आपने जो गीला कपड़ा है उसके साथ अपने नाक और मुंह को छुपाना है। और हो सके तो जो उसका पानी है वो बीच बीच में आंखों पे ऐसे मलते रहना है। अगर किसी के पास जैसे कि स्विमिंग गॉगल होते हैं, जिनके यहाँ पे वो एयर टाइट वाली स्पॉन्ज होती है, तो यदि किसी के पास इस टाइप के चश्मे हैं, स्विमिंग गॉगल टाइप, तो अगर कोई ऐसी वारदात होती है टीयर गैस की, तो पहले तो वो स्विमिंग वाली गॉगल पहन ले। यहाँ से एयर टाइट होती है तो आपकी आंखें महफूज रहेंगी। फिर आपका फोकस सिर्फ आपके मुंह और नाक के ऊपर ही रहेगा। नंबर 2, यदि कोई ऐसी नंबर बात वन, होती है तो एक सेकंड, पहले तो मेजर साहब ने ये बताया है कि जो आप तौलिया रखें, गीला करके साथ लेके जाएं तौलिया, ये इन्होंने बताया है। दूसरा इन्होंने कहा है कि वो जो तैराकी जब करते हैं, स्विमिंग करते हैं, तो वो ऐनक नहीं पहनते जो इधर रबड़ सा लगा होता है, वो चिपक जाती है, वो वाली ऐनक अगर है तो वो साथ लेके जाएं। जी, अब तीसरा ये बता रहे हैं मेजर साहब, वो भी सुन लें। तीसरा मैं ये बताना चाहूंगा कि आप अपने साथ अब पानी की बाल्टियां लेके जाएं। यदि कोई टीयर गैस आपके इर्द गिर्द गिरता है, तो आपने उसे उठा के पानी की बाल्टी में डाल देना है। हाँ, उससे क्या पानी की होगा? बाल्टी, अब इतनी बड़ी बाल्टी लॉन्ग मार्च में कैसे लेके जाएं? कोई आसान तरीका बताएं। ये हो सकता है कि वो जो टीयर गैस का शेल है उसको गीले तौलिए में डाल दें। देखिए, गीले तौलिए में डाल सकते हैं। दूसरा, जैसे कि एयर टाइट डब्बे होते हैं, तो आप एयर टाइट डब्बे के अंदर डाल के, जो किचन के होते हैं कंटेनर, उसमें आप उसे बिल्कुल बंद करें और उसे किसी नाली या किसी गटर में फेंक दें। क्योंकि जैसी गैस बढ़ती रहेगी, वो डब्बे का फटने का डर रहता है। तो ये, और एक और विकल्प है कि आप वहां पे कोई मिट्टी से खड्डा खोद लें, और यदि कोई टीयर गैस आती है तो आप उस खड्डे में डाल के आप उस पे मिट्टी डाल दें, ताकि ज्यादा से ज्यादा मिट्टी डाल दें। और एक गीली बोरी हो गई या कुछ ऐसा सामान, तो वो आप उसके ऊपर डाल सकते हैं। तो ये सारी कुछ नुस्खे हैं जिसके तरीके से आप बच सकते हैं। और मैं इतनी दरख्वास्त करूंगा कि जो भी लेडीज और बच्चे हैं, उनका खास ध्यान रखा जाए। उनको बिल्कुल आगे ना किया जाए, क्योंकि उनकी जान को ज्यादा खतरा होगा। और जितने भी जेंट्स हैं वो आगे रहें और अपना बचाव पे ध्यान दें। तो आपने ठीक है। वही वही जगह पे इख्तियार करना है जहाँ पे आपको यदि फायरिंग शुरू भी होगी तो दाएं बाएं निकलने की जगह मिले। ठीक हो गया। हमारे साथ मेजर जनरल AK सिवाज साहब, फॉर्मर हेड ऑफ टेरिटोरियल आर्मी ऑफ इंडिया, भी जुड़ गए हैं। तो आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार, बहुत शुक्रिया। मुझे पता है आप बिजी हैं, लेकिन आपको जो है ना, सदके जाऊं आपके, कि जब भी आपको मैं कहता हूं आप कहते हैं अच्छा मैं आ रहा हूं। तो बहुत आपका शुक्रिया, धन्यवाद। जनरल साहब, कल जो है वो एक लॉन्ग मार्च होने जा रहा है, जो अख्तर साहब मेंगल की क़यादत में, और अब तो लाखों अफराद के वहां उसमें शामिल होने की चर्चा हो रही है। पहले तो थोड़े से लोग थे, फिर कुछ हजार हुए, और अब तो सैलाब है लोगों का, और कई कबायली सरदारों ने जिरगे किए हैं, और उन्होंने उनमें यह फैसला किया है कि वो इस लॉन्ग मार्च की हिमायत करेंगे। तो आप कैसे देख रहे हैं इस लॉन्ग मार्च को, कि ये इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? और पहले तो इस पे बात करते हैं। देखो मिर्जा साहब, सच्चाई है, आर पार की लड़ाई है। क्योंकि जिस जी जी प्रकार से महरांग बलूच को जो डाला का जेल में और उसको एक प्रकार से टेररिस्ट करार दिया गया, मुझे लगता है वो उससे सारा गेम चेंज हो गया। अब लोगों ने सोचा कि ऐसे बात बढ़ेगी नहीं। जो लोग फैंस सीटर भी थे, जो कि सड़कों पे नहीं आ रहे थे,
और या जो कबीले लीडर्स कुछ चुप थे, अब वो सारे आ गए हैं और वो अब खड़े हैं डॉक्टर महरून बलूच के साथ। अब वो कहते हैं कि ऐसे पाकिस्तान इनको आज़ादी देने वाला नहीं, आज़ादी हमने छीननी है, हमने अब मार्च करना है, हम इस्लामाबाद की तरफ चलेंगे। और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वो कहती है कि हम अपने अटैक बढ़ा देंगे। और तहरीक तालिबान पाकिस्तान और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का तो जो ऑपरेशन गठजोड़ हो ही गया है। तो मुझे लगता है कि अब आर पार की लड़ाई है। अब पाकिस्तान को लगता है कि बलूचिस्तान उनके हाथ से गया, क्योंकि ये सिचुएशन ऐसे होती जा रही है। और दूसरी बात यह है कि जो चीनी थे, ये भी सुनने में आया, जो टेक्नीशियन इंजीनियर हैं वो बलूचिस्तान से निकल गए, वो नहीं रहना चाहते वहां। उनको डर लग रहा है कि अब वो टारगेट बनेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की फौज के कंट्रोल में चीज नहीं है, पाकिस्तान की फौज इनको प्रोटेक्शन नहीं दे पाएगी। सुनने में यही आया, ग्वादर पोर्ट में कोई 1800 के करीब जो पूरे टेक्नीशियन इंजीनियर और जो चीनी थे वो भी जो ग्वादर पोर्ट को छोड़ गए हैं। तो ये दिखता है कि वाकई खलबली मच गई है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान को लगता है कि बलूचिस्तान के हाथ से गया, और गया उनकी अपनी गलती से। मगर जब से इन्होंने डॉक्टर महरून बलूच को डाला है जेल में, तब से मुझे लगता है ज्यादा फर्क आया, लोगों के बीच में आक्रोश आया है। लोग कहते हैं कि भाई अब हम अपनी आज़ादी लेंगे नहीं, आज़ादी हम छीनेंगे। मुझे लगता है ये जो अब एक प्रकार माइंडसेट जो चेंज हुआ है। और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने जब जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक किया और 2 दिन के बाद उन्होंने एक सुसाइडल अटैक किया, वो भी उन्होंने दिखा दिया बलूचिस्तान के लोगों को कि जो BLA है उसकी काबिलियत क्या है, क्षमता क्या है, और किस प्रकार से वो पाकिस्तान की फौज को हरा सकती है। मुझे लगता है इससे अब सारा गेम चेंज हो गया है पूरा का पूरा। एक प्रकार से मैं ये कहूँगा, जो जिस प्रकार से जो प्लान बनी थी वो भी एक प्रकार सॉलिड बन गई है अभी। और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी अब बहुत ज़्यादा सक्रिय हो रही है, और इधर से TTP के भी हमले खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ेंगे। तो जब दोनों के हमले बढ़ेंगे, लोग सड़कों पे आएंगे, पाकिस्तान की फौज इनके ऊपर अभी वायलेंस यूज करेगी, इसमें कोई शक नहीं। फिर सिचुएशन और खराब होगी, BLA अटैक करेगा। तो मुझे लगता है पाकिस्तान को समझ नहीं आ रही करे तो करे क्या, मगर जो भी कुछ कर रहे हैं वो अपनी गलती के कारण गलती पे गलती करते जा रहे हैं। और अब ऐसा लगता है कि बलूचिस्तान ज्यादा देर पाकिस्तान के साथ रुक नहीं पाएगा। और ग्वादर पोर्ट तो जैसे जानते हो मिर्जा साहब, ये इनका था ही नहीं। 1958 में इन्होंने $50 मिलियन दे के ओमान से खरीदा था, और आज वो खाली पड़ा है। उसके अंदर सारे के सारे जितने भी चीनी थे जो कि नेवल पोर्ट बना रखा है और एयरफील्ड बना रखे, वो उनको खाली करके चले गए। उनको भी डर लग रहा है कि पाकिस्तान की फौज उनको प्रोटेक्शन नहीं दे पाएगी। मिर्जा साहब, जनरल साहब, क्या आप समझते हैं कि इतना बड़ा लॉन्ग मार्च और इतनी बड़ी मोबिलाइजेशन को देखकर पाकिस्तान आज रात को या कल सुबह लॉन्ग मार्च शुरू होने से पहले डॉक्टर महरून बलूच और उनके साथियों को रिहा कर सकता है? हो सकता है ऐसा, बिल्कुल। क्योंकि अगर वो ये समझें कि भाई अगर डॉक्टर महरून बलूच के छोड़ने से ये सिचुएशन हो सकती है, कोई डिफ्यूज हो जाए, तो ऐसा सोच सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है। या दो बातें हैं, दो टाइप की अप्रोच हो सकती है। एक तो अप्रोच हो सकती है कि वो डिप्लोमेटिक अप्रोच अपनाएं, गिव एंड टेक करें, कि उनको लगता है कि अब हालात बहुत खराब हो गए हैं, सिचुएशन उनके आउट ऑफ कंट्रोल है। अगर डॉक्टर महरून बलूच को छोड़ दिया जाए तो हो सकता है सिचुएशन डिफ्यूज हो जाए, तो वो छोड़ सकते हैं। दूसरा ऐसा भी है, वो और सख्ती करें। अगर वो और सख्ती करते हैं तो फिर वो मुझे लगता है सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा सख्ती करेंगे, अगर इन्होंने कोई फायरिंग कर दी लॉन्ग मार्च पे या लोगों को मारा, वायलेंस यूज किया, तो उससे लोग और भड़केंगे और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और हमले करेगी। तो मुझे लगता है जो आपने इशारा किया, हो सकता है, ऐसा हो सकता है, पर होगा या नहीं होगा वो तो समय बताएगा मिर्जा साहब। तो अगर ऐसा हो जाता है और ये लॉन्ग मार्च वापस चला जाता है, तो इतनी बड़ी जो मोबिलाइजेशन हुई है महरून बलूच और उनके साथियों की गिरफ्तारी के बाद, तो वो तो आजादी का उस तरह से नारा नहीं लगा रहे ना, ये तो सिर्फ उनकी रिलीज का मुतालबा कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि अगर ये उनको रिलीज कर देते हैं
तो ये जो मास मोबिलाइजेशन हुई है, ये क्या, इसका क्या बनेगा, ये किधर जाएगी? हाँ, आपने एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट बोली कि जो बीएलए का एम है और जो डॉक्टर महरूम बलूच और बाकी के हैं उनका एम में फर्क है। ये जो डॉक्टर महरूम बलूच हैं और बाकी कुछ एक हैं, वो चाहते हैं ऑटोनॉमी मिले, यहाँ पर उनको सुविधाएं मिले, उनको डेमोक्रेटिक राइट्स मिले, उनको सेकंड क्लास सिटीजन नहीं माना जाए, उनके अंदर डेवलपमेंट हो। मगर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, उसका मेन एम एक ही है कि भाई किसी तरीके से हमने आज़ादी लेनी है, आर पार की लड़ाई लड़नी। अब जो पॉइंट ये है कि जिस प्रकार से इतनी मोबिलाइजेशन हो गई है और कल बड़ा मार्च होने वाला है, क्या कुछ ऐसा करने के बाद वो मार्च बंद हो जाएगा? लगता नहीं कि अब वो मार्च तो बंद होगा, क्योंकि अभी तो मुझे लगता है, पहली बात तो क्या वो डॉक्टर महरूम बलूच को छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। छोड़ने के बाद भी क्या ये मार्च बंद होगा, ये भी एक मेरे को लगता है क्वेश्चन मार्क है। मगर हो सकता है ये सोचें, ऐसा सोच सकते हैं, उनको लगता है कि सिचुएशन जो है और खराब होगी, क्योंकि लोग सड़कों पर आएंगे, लोग लॉन्ग मार्च करेंगे, वो अगर नहीं मानेंगे तो हो सकता है फौज और जो इनकी पैरामिलिट्री है वो वायलेंस यूज करेगी। अगर लोग मर गए तो फिर और सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होगी, उसको कहते हैं स्पाइरल आउट ऑफ कंट्रोल होना, ये भी हो सकता है। मिर्जा साहब, वो दोस्त पूछ रहे थे कि मेहरान मरी साहब आएंगे या नहीं आएंगे। आज तो उनको मैंने मैसेज किया था, उनकी कॉल आई है कि आज मैं नहीं आ सकता, मसरूफियात हैं। तो कल जो है वो हमारे साथ जुड़ेंगे लाइव, और कल लॉन्ग मार्च अगर कल शुरू होती है तो हम सुबह से ही लाइव जाएंगे और लाइव कमेंट्री भी करेंगे, और हमारे साथ जो भी मेहमान अवेलेबल होंगे वो साथ जुड़े होंगे, और हम जैसे जैसे हमें लाइव यहाँ अपडेट आएगी वो आपके साथ लाइव शेयर करेंगे। जनरल साहब, आपका ये कहना है कि अगर उनको छोड़ भी दिया तो फिर भी लॉन्ग मार्च होगा, ये कहना है आपका? हाँ, मुझे लगता है ऐसा ही होगा, क्योंकि बहुत इन्होंने अभी तैयारी कर ली है, अब इट्स टू लेट, अब वो रुकने वाले नहीं हैं। मगर ऐसा पाकिस्तान की जो अथॉरिटीज हैं वो सोच सकती हैं, ऐसा सोच, मगर अगर उन्होंने ऐसा सोचना था तो वो एक्शन पहले लेना था। मुझे लगता है कि अब अगर मेहरान बलूच को छोड़ भी दिया, अब लोग रुकने वाले नहीं हैं। अब उन्होंने मन बना लिया, ये लॉन्ग मार्च तो होके रहेगी। मिर्जा साहब, तूर साहब, आपका क्या ख्याल है कि ये लॉन्ग मार्च जो है ये होके रहेगी, चाहे वो मेहरान बलूच को रिलीज कर दें चाहे ना करें? ये जनरल साहब तो कह रहे हैं कि ये इतनी मोबिलाइजेशन हुई है तो ये जरूर करेंगे, आपका क्या कहना है? देखें, मैं जहां तक आपको बार बार एक ही चीज दोहरा रहा हूं कि ये जो मार्च है ये डिसरप्ट की जाएगी। जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुआ था अभी 4-5 दिन पहले, उसमें ये भी डिस्कस हुआ होगा कि ये अगर पब्लिक मार्च कंडक्ट की जाएगी तो इसका क्या सोल्यूशन है, इसको कैसे रिजॉल्व किया जाएगा। और आप हैरान ना होए कि क्राउड के अंदर ही आईएसआई के प्लांट किए हुए खुफिया जासूस होंगे, ये ग्रेनेड या स्मॉल आर्म हथियार लेके घुसेंगे, और ये जब इन्हें पता चलेगा कि अब क्रिटिकलिटी शुरू होने वाली है या फिर अब हाथ से बात जाने वाली है, तभी ये गदर करेंगे और वहां से गायब होंगे, और फिर पुलिस निहत्थे बलूचियों पे फायर खोलेगी। जनरल साहब, क्या कहते हैं आप? ये इनका तज्जिया है कि अगर मार्च हुआ तो इसका खतरा मौजूद है। और देखो, ऐसा तो कुछ ना कुछ करेंगे कि वो किस प्रकार से मार्च को सक्सेसफुल तो नहीं होने देंगे, और मार्च में कहीं ना कहीं ये दिखाएंगे कि मार्च में जो लोग थे उन्होंने वायलेंस यूज किया है, और पुलिस और फौज के पास और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था, तो वो अपने ही लोगों से वायलेंस यूज करा सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। ऐसा कोई पहली बात थोड़ी कर रही, पाकिस्तान की आईएसआई तो इसके लिए नोन है, वो कुछ भी कर सकती है। और वो एक प्रकार से, जिस प्रकार से बताया जा रहा है, ये एक पीसफुल मार्च है और इसके अंदर कोई वायलेंस नहीं होगा। मगर आईएसआई अपने बंदे छोड़ के अपने बंदों से ही वायलेंस इस्तेमाल कर लेगी,
और एक प्रकार से एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर देगी कि जिससे पाकिस्तान की फौज या पाकिस्तान की पैरामिलिट्री और पुलिस को वायलेंस यूज करना पड़ेगा, वो स्पाइरल आउट ऑफ कंट्रोल। मतलब कि एक प्रकार ऐसी ट्रिक कोई नई ट्रिक नहीं है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान तो इसको करता ही रहा है। और पाकिस्तान में इसीलिए सिचुएशन खराब होती है क्योंकि किसी को भी कोई भरोसा नहीं है, ना लॉ एंड ऑर्डर की जो अथॉरिटीज हैं उस पर भरोसा है। पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। अगर आप देखें कि जो 9 मई को हुआ था पाकिस्तान में, वो तो पहले कभी हुआ नहीं। कोर कमांडर के घर में भी लोग बढ़ गए थे और किस प्रकार से उन्होंने जो आज तक नहीं हुआ, क्योंकि पाकिस्तान में आर्मी जो है वो रूलर रही है 77 साल में से मेजोरिटी ऑफ द टाइम, तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ती, मगर वो भी हो गया। वो भी कहते हैं कि कराया गया था, उसके अंदर भी मकसद था, मगर हो सकता है कि पाकिस्तान की फौज कुछ भी करा सकती है, ये दिखाने के लिए कि भाई ये वायलेंट हो गए थे, हमारे पास और कोई सोल्यूशन नहीं था और हमें भी इनके ऊपर गोलियां चलानी पड़ी। ऐसा कुछ सिचुएशन खुद क्रिएट कर सकते हैं मिर्जा साहब। लेकिन जनरल साहब, ऐसी सिचुएशन अगर क्रिएट करते हैं तो ये कोई तस्लीम नहीं करेगा कि ये बलोचों ने किया है। वो यही लोग कहेंगे कि ये इन्होंने खुद किया, गवर्नमेंट ने, क्योंकि ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड एंड फेल्ड इनका जो है एक वो रहा है तरीका। देखो मिर्जा साहब, वो लोगों को तो पता है, पर पाकिस्तान में हर कुछ पता है। अभी भी पता होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो कहते हैं ना, हर देश के पास आर्मी है, पर पाकिस्तान में आर्मी के पास देश है। वहां पर असली पावर इस्लामाबाद से थोड़ी रावलपिंडी से होती है। वो कहते हैं कि एक छोटा देश बड़ी आर्मी। अगर आप देखें पाकिस्तान की फौज का साइज देखें, पाकिस्तान भारत से 1/7 है, उसकी पॉपुलेशन 1/8 है और उसकी इकोनॉमी हमारे से 18% है, मगर उसकी फौज 80% है। एक छोटा देश बड़ी फौज क्या कर रहा है? इसका मतलब उसने एक इमेजिनरी थ्रेट क्रिएट कर रखी है कि अगर बड़ी फौज हुई तो भारत हमला कर देगा। भारत ने तो आज तक किसी देश पे हमला किया नहीं। तो यह सच्चाई है कि पाकिस्तान, आप ये सोचते हैं कि सबको पता है कि ये पाकिस्तान की फौज ने करा है, वो आप सोचते रहे, मगर पाकिस्तान की फौज करा सकती है। पाकिस्तान की फौज इस जो लॉन्ग मार्च है उसको सक्सेसफुल तो नहीं होने देगी। अगर इसको सक्सेसफुल नहीं होना तो किसी तरीके से वायलेंस इस्तेमाल करना है। अगर वायलेंस इस्तेमाल करना है तो ये सिचुएशन क्रिएट करनी है कि ये जो लॉन्ग मार्च था यहाँ इसमें से वायलेंस यूज किया है। ये नॉन वायलेंट नहीं था, ये वायलेंट था। तो उसके ऊपर पुलिस और सीआरपीएफ, जो इनकी सीएपीएफ है, उनके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था, उनको भी वायलेंस यूज करना पड़ा। तो ये सच्चाई है, पाकिस्तान की फौज कर सकती है, पाकिस्तान की फौज करती रही है, पाकिस्तान की फौज करेगी आने वाले समय में। आप सिविलियन कुछ भी सोचें, उनका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में सुनता कौन है? पाकिस्तान के कोर्ट भी वही जजमेंट देते हैं जो पाकिस्तान की फौज चाहती है। अगर ऐसा नहीं होता, कोर्ट की आपने बात की तो आज क्वेटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हमारे वहाँ एक वकील साहब है राजब बुलेदी एडवोकेट, उन्होंने कहा है कि बलूचिस्तान की ख्वातीन की जो गिरफ्तारी है, इसके केस को कोई अदालत सुनने के लिए तैयार नहीं, और वो कह रहे हैं कि अदालतें मुकम्मल तौर पर एग्जेक्टिव के कंट्रोल में हैं। तो ये तो आपकी बात बिल्कुल सही है। समर तूर साहब, ये लोग पूछ रहे हैं और बता भी रहे हैं, वो कह रहे हैं कि क्या हम लोग फर्स्ट एड जो है उसका सामान भी साथ लेके जाएं? बिल्कुल बिल्कुल लेके जाना पड़ेगा। खासकर जो ट्रॉमा वाले जो है, ट्रॉमा जो किट होती है, फर्स्ट एड किट, जो गोल्डन आवर किट कहते हैं, उसे जरूर लेके जाएं। और अपने लिए नहीं तो यदि किसी साथी को या किसी बुजुर्ग या महिला या बच्चे को अगर कोई बात हो गई या चोट जख्मी हो गए, तो कम से कम वहां पे तुरंत इलाज तो कर आ जाएगा। क्योंकि देखें, मैं आपको एक और बात बता दूं कि जैसे ये प्रोटेस्ट हो रहे होंगे, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप एक टीम को जो सबसे नजदीकी अस्पताल है उधर भी पहले से ही भेजें, क्योंकि ये ना हो कि उधर अगर कोई बात हो और ये अस्पताल आए तो पता चला कि अस्पताल से ही गायब कर दिया इन्होंने आधे पेशेंट्स को। तो पब्लिक को अस्पताल पे भी होना है, पब्लिक को पुलिस स्टेशन के आसपास भी रहना है, अलग अलग टीमों को,
ताकि कम्युनिकेशन बरकरार रखी जाए कि इर्द गिर्द हो क्या रहा है। सिचुएशनल अवेयरनेस बहुत जरूरी होगी कल। ये बड़ी आपने अहम बात की है कि ये सिचुएशन बड़ी खराब हो सकती है कि हॉस्पिटल में पहुंचे तो वहां से गायब कर दें। ये पहले भी होता रहा है। जनरल साहब, आप अक्सर ये कहते हैं कि अब आर पार की लड़ाई है, तो मेरा ये सवाल बनता है कि आर पार की लड़ाई में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो होती है सबका एक एजेंडे पे मुत्तफिक होना, एग्री करना, एक कंसेंसस डेवलप होना आजादी के लिए, पाकिस्तान से अलहदगी के लिए। लेकिन वो कंसेंसस हमें बलोच सोसाइटी में अभी पूरी तरह से दिख नहीं रहा। हाँ ठीक है, जो BLA BLF और दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस जो लड़ रही हैं वो जरूर उनका वाज़ेह मौकफ है कि वो आज़ादी चाहते हैं और वो आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन जैसे ये जो है क्या नाम है इसका, ये सरदार अख्तर मेंगल साहब हो गए, इनकी पार्टी हो गई, या दूसरे सरदार जो हैं, या इवन के बलोच यकजहती कमेटी जो मारंग बलोच साहबा की जिसकी वो सरबराह हैं, ये अभी तक पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में रहते हुए राइट्स डिमांड कर रहे हैं और जस्टिस डिमांड कर रहे हैं। तो फिर भी आप समझते हैं कि ये आर पार की लड़ाई का वक्त आ गया? हाँ देखो, एक बात तो आपकी ठीक है मिर्जा साहब, आप ठीक कह रहे हैं कि भाई पब्लिक तो जो है वो अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन में रह के ही और पावर चाहिए और राइट चाहिए, ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं होनी चाहिए। मगर वो तो ये कितने सालों से करें, इनको मिला कुछ भी नहीं है। आप जब से 1948 से जब से जबरदस्ती कब्जा किया है, बलूचिस्तान को हिस्सा बनाया पाकिस्तान का, तो 4 बार इंसर्जेंसी हो चुकी है और हर बारी यही बात होती है कि अगली बार कुछ नहीं होगा और सिचुएशन ठीक होगी। हाँ, मैं ये मानता हूं कि अभी तक तो पब्लिक का जो आंदोलन इतना एंटी पाकिस्तान है, मगर वो आज़ादी के लिए है या नहीं। मगर एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, जितना BLA आज की तारीख में स्ट्रॉन्ग है इतना कभी हुआ नहीं था। जो इनका फाइटिंग आर्म है वो सारे इकट्ठे मिल गए हैं। आज तक किसी ऐसे देश में नहीं हुआ कि एक ट्रेन हाईजैक होगी। इसका मतलब ये दिखलाता है कि बलूचिस्तान में आज की तारीख में BLA का बहुत बोलबाला है और BLA जो है कंट्रोल करती है। वो कहते हैं, मौलाना फैजुल रहमान ने भी असेंबली में बोला था कि बलूचिस्तान के 8 डिस्ट्रिक्ट में से 5 डिस्ट्रिक्ट पे ना फौज है ना पुलिस है। तो कहीं ना कहीं उसने जो बोला था उसमें सच्चाई होगी, तभी तो लोगों ने सुना। तो इसका मतलब हालात इतने खराब है, पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की पुलिस भी छोड़ गई। तो उसको मद्देनजर रखते हुए कि भाई BLA इतनी स्ट्रॉन्ग है, और BLA अकेला नहीं है, जितने बलूचिस्तान के फैक्शन थे वो सब ही सब मिलके अब BLA के साथ हो गए। जैसे हमले ये कर रहे हैं सटीक, क्या ये ऑटोनॉमी के लिए ही कर रहे हैं? क्या ये ओनली ये है कि ह्यूमन राइट वायलेशन ना हो? वो तो पाकिस्तान मानने वाला नहीं है। पाकिस्तान ने तो बहुत बार बीच के अंदर इस प्रकार के वादे किए इन्होंने, और हर बारी उन्होंने ये कहा है कि हम सब कुछ करेंगे, मगर फिर कुछ नहीं किया, फिर दोबारा इंसर्जेंसी हुई। तो अब मुझे लगता नहीं कैसा है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी तो इतनी जल्दी मानने वाली नहीं है। अब क्या होगा वो तो समय बताएगा, मगर आज की तारीख में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की जो फाइटिंग फोर्स है वो बहुत ताकतवर है, कैपेबल है, और आज पाकिस्तान की फौज बैकफुट में है। वहां पर जो पाकिस्तान के जवान हैं वो वहां नहीं जाना चाहते, उनको लगता है कि उनकी जान खतरे में है। वो अब जो आपने भी प्रोग्राम कितने किए हैं जिसमें आपने भी बताया है कि आज की तारीख में लोग गल्फ की तरफ भाग रहे हैं, डेजर्टर हो रहे हैं। उसकी वजह यही है, उनको डर लग रहा है कि बलूचिस्तान में हालात बहुत खराब है। मैं मानता हूँ खैबर पख्तूनख्वा में भी हालात खराब है, TTP भी बड़ी हमले कर रही है, मगर पाकिस्तान की फौज ये मान के चलो काफी प्रोफेशनल है, मगर उनका मोराल अब वाकई डाउन है। और उसका डाउन इसलिए है कि BLA बहुत स्ट्रांग होगी। लास्ट 1-2 साल के अंदर जैसे हमले कर रही है ये, और जिस प्रकार से पाकिस्तान की फौज छुपा रही है उनकी अपनी कैजुअलिटीज को और कहीं बैकफुट पे है, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान की फौज अब कुछ खास कर नहीं पाएगी बलूचिस्तान में, और BLA स्ट्रांग है। क्या ये पूरी आजादी मिलेगी नहीं है ये समय बताएगा, पर बलूचिस्तान की लिबरेशन आर्मी का जो मकसद एम है वो यही है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो। मिर्जा साहब।
लॉन्ग टर्म गोल तो सभी का ये है, चाहे वो पश्तून हो, चाहे सिंधी हो, चाहे पीओजे के गिलगित बल्तिस्तान के हो या बलोच हो। लॉन्ग टर्म गोल जो है वो तो यही है कि आजाद हुआ जाए। अच्छा तूर साहब, ये एक किसी ने मैसेज इंग्लिश में किया है, उर्दू में किया है, वो कह रहे हैं टीयर गैस से खुद को बचाने में तैयारी और फौरी एक्शन दोनों शामिल हैं। इसके असरात को कम करने का तरीका नंबर 1, ठहरे इसको मैं और तरह से पढ़ता हूँ। नंबर 1, नुमाइश से पहले तैयारी, हिफाजती कपड़े पहने, चश्मे एयर टाइट स्विमिंग या केमिकल चश्मे जो होते हैं वो पहने। तो आपकी बात को वो सेकंड उन्होंने किया है। दूसरा मैं ये कहूंगा कि जितने लोग हमें देख रहे हैं प्लीज इस लाइव को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। ये कल का जो तूफान आने वाला है उससे पहले का ये प्रोग्राम है, आखिरी लाइव। कल हम लाइव जरूर आएंगे और कल मैं पूरा दिन जुड़ा रहूंगा सर, सिर्फ आप ही के लिए। आई विल बी अवेलेबल। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ समर तूर साहब सारा दिन जुड़े रहेंगे और बीच बीच में हम सिवाज जी को भी लिंक भेज देंगे जब इनके पास टाइम होगा, ये ही कैन यू नो जॉइन अस एज वेल। लेकिन मैं साथ ये जरूर कहूंगा कि प्लीज हमारे चैनल को, इस बलूचिस्तान न्यूज एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें, पेड मेंबर बने। और बाकी अगर आप कोई सुपर थैंक्स या सुपर चैट या कोई थैंक यू देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। जनरल साहब, आपने ये बात जो एक की है, मैं आपको ये थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि अमेरिकन फॉरेन ऑफिस डिपार्टमेंट की ह्यूमन राइट की जो रिपोर्ट आई है उसमें उन्होंने ये बताया है कि पाकिस्तान से बलूचिस्तान में 14,000 लोग इस वक्त मिसिंग है, 14,000, और उसमें 70% जो है वो एजुकेटेड हैं, जिनमें पीएचडी स्कॉलर्स भी शामिल हैं, और 355 जो है वो म्यूटिलेटेड बॉडीज वो पाई गई हैं। ये सूरत हाल है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि बलूचिस्तान के अंदर जो लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, चाहे वो सड़कों पे आ रहे हैं, लॉन्ग मार्च में हिस्सा ले रहे हैं, या कुछ बीएलए में, ये काफी पढ़े लिखे। तो ये भी एक बड़ा फर्क है, क्योंकि बाकी जो पीओजे के वगैरह में जिनको ये भेजते हैं, आतंकवादी बना के भेजते हैं और इनको फिदाइन बनाते हैं, वो उनकी गरीबता का और अनपढ़ पने का फायदा उठाती है पाकिस्तान की फौज। इनको मदरसे में रेडिकलाइज करके भेज देती है, उनकी कोई खास एजुकेशन ही दूसरी तीसरी पांचवी तक पढ़े। मगर आप बलूचिस्तान में देखें कि जो भी मूवमेंट कर रहा है बलूचिस्तान में, वो बहुत, ये डॉक्टर महरांग बलूच खुद डॉक्टर है आपकी तरह, ये एक प्रैक्टिशनर है। और आप देखें, आपने ठीक कहा, और ये 14,000 के करीब लोग गायब हैं, बच्चे बहुत गायब हैं, यूथ बहुत गायब है, ह्यूमन राइट वायलेशन है। महरांग बलूच का खुद का देखो, इसका परिवार भी तो सारा ऐसे ही मारा गया है। तो ये सच्चाई है कि अब लोग कहीं फॉरगेट एंड फॉरगिव, मुझे लगता नहीं है कि ऐसे इतना आसान होगा। और जो यूएन की ह्यूमन राइट की रिपोर्ट है वो बिल्कुल ठीक है, और वाकई बहुत ज्यादा वायलेंस यूज करती है पाकिस्तान की फौज। ह्यूमन राइट वायलेशन बहुत ज्यादा हो रही है, लोगों को गायब किया जा रहा है, इनको ना वहां पर प्रॉपर ढंग से आप देखें बिजली मिलती, ना पानी है, ना सड़कें हैं। तो अब कितने टाइम तक वो सहन करेंगे, और उनके रिसोर्सेज हैं, इनको आप एक्सप्लॉइट कर रहे हो, आप कोबाल्ट, जिंक, कॉपर, गैस, ऑयल। वो अब ये भी सुनने में आए, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है, इसके अंदर एक भी बलूच को जॉब नहीं मिली। ये जॉब या तो टेक्नीशियन इंजीनियर चीनी है या वो पंजाबी है, तो इनको जॉब भी नहीं मिली। ग्वादार पोर्ट भी बंद कर दिया, मुछारे भी नहीं जा सकते। तो ऐसे में कब तक वो चुप रहेंगे? मुझे लगता नहीं है। अब तो जिस प्रकार से बीएलए हमले कर रही है, बीएलए ताकतवर हो गई है, बीएलए अब मुकाबला कर रही है, बीएलए एक प्रकार से इतनी थ्रेट है कि पाकिस्तान की फौज भी उनके सामने कुछ कर नहीं पा रही। तो वाकई सिचुएशन काफी खराब है मिर्जा साहब। जी मेजर साहब, सूरत-ए-हाल खासी खराब है। अगर बलूचिस्तान में कल ये इस किस्म की वारदात डालते हैं कि वहां पे लोगों के ऊपर ये कोई फायरिंग करते हैं,
या इस किस्म की कोई हरकत करते हैं, तो उसके असरात जो है वो बाकी पाकिस्तान के ऊपर आप क्या समझते हैं कि किस तरह से पड़ेंगे? देखिए मिर्जा जी, ये एक स्पाइरलिंग इफेक्ट होगा और ये एक साफ-साफ मैसेज जाएगा पीओजेके की आवाम को कि यदि आपने बलूचियों की तरह गलती की तो अंजाम ये होगा। तो मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, अभी भी मैं इत्तला कर रहा हूँ, वार्न कर रहा हूँ, अलर्ट कर रहा हूँ, वार्न भी नहीं अलर्ट। मैं अलर्ट कर रहा हूँ कि आप काफ़ी ध्यान से कल अपने कदम रखें। फर्स्ट एड किट भी लेके चलें, एक डॉक्टर की वॉलंटियर टीम को भी लेके चलें, एक जो आपके मेडिकल असिस्टेंट होते हैं जो प्राइवेट में, उनको ले लें साथ में, ठीक है? क्योंकि देखिए 90% जो भी अस्पताल जाएगा, ज़ाहिर-सी बात है, उसे वो पट्टी और मरहम करके सीधा जेल ही लेके जाएँगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके जो तो बेरेबल कैज़ुअल्टी है, जो माइनर कैज़ुअल्टी है, उसको तो आप क्राउड के भीतर ही इवैक्यूएट करके उन्हें उनके रेज़िडेंस या कहीं पे आप अंडरग्राउंड कर दें। पर जहाँ तक अस्पताल जाने की बात है, जो अस्पताल जाएँगे, आपको एक टीम तैयार रखनी पड़ेगी जो हर एक पेशेंट को ट्रैक करे कि ये लेके कहाँ जा रहे हैं उसको। तो वैसे ही पुलिस थाने के आस-पास मिलिट्री जो इंस्टॉलेशंस हैं, उसके आस-पास आपको खबरी रखने पड़ेंगे ताकि वो बताते रहें कि यहाँ पे ट्रकों की, गाड़ियों की आवाजाही हो रही है नहीं, बल्कि अभी से ही मुझे लग रहा है कि खबरें आने लग गई हैं बैरिकेडिंग को लेके, कि बैरिकेड्स कहाँ-कहाँ पे लगाए जा रहे हैं। तो बैरिकेडिंग जहाँ होएगी उसके मुताबिक वहाँ की जो जलसा है, जलसा को प्लानिंग करनी पड़ेगी कि बैरिकेड के क्योंकि ये देखिए, बैरिकेड उसी तरीके से लगाएँगे जहाँ पे कि आवाम सबसे ज़्यादा फनल इफ़ेक्ट हो। जहाँ पे बिल्कुल आके गली पतली हो जाएगी, ये ऐसी जगह पे वो नाके लगाएँगे ताकि जनता या तो भगदड़ में मरे या फिर अगर उन्होंने फायर खोला तो इन्हें कहीं दाएँ-बाएँ भागने की जगह ना मिले। तो ये बहुत ही टैक्टिकली साउंड जो नौजवान हैं, उन्हें आगे लीड करना पड़ेगा और कुछ टीमों को ऐसी गलियों पे एग्ज़िट पॉइंट्स पे रखना पड़ेगा कि यदि सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हुई, तो वहाँ पे आपकी टू व्हीलर और छोटी फोर व्हीलर कार्स को पहले ही पार्क होना चाहिए, ताकि वहाँ से जल्दी इवैक्यूएट कर सकें। तो मेरे साहब ये अगर इस तरह का कुछ होता है, तो आपका क्या ख़्याल है कि जो लॉन्ग मार्च के मुंतज़मीन हैं, जो इसको ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, उन्होंने आप समझते हैं कि दे आर कैपेबल टू you know manage such casualties or such a attack do they have do they have the experience or how are they देखिए going to manage? देखिए देखिए, ज़ाहिर-सी बात है, आजकल पैसे देके ये किसी को भी करप्ट कर सकते हैं या फिर ये किसी के फैमिली मेंबर को किडनैप करके उसे मजबूर कर सकते हैं गलत काम करने के लिए, जो कि 99% यही होता है, कि वो उसकी वाइफ या बच्चों को किडनैप करके ये उसे ऐसी स्थिति में डालेंगे जिसमें उसे मजबूर किया जाए और ये ऐसे बलोची होंगे जिन पे पूरी जनता को भी यकीन होगा, पर उन्हें अंदरूनी बात नहीं पता होगी कि इनके बच्चे या इनकी ख़्वातीन या फिर इनके माँ-बाप को किडनैप कर लिया गया है या फिर टेम्परेरी अरेस्ट करके रखा है या उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है कि अगर तुमने ये भगदड़ नहीं की, तो हम यहाँ पे तुम्हारे माँ-बाप को तो गायब कर ही देंगे, हमने बाकियों को भी तो गायब किया है, तो क्या फ़र्क पड़ता है? तो देखिए, बहुत ही आसान होगा ये मैनिपुलेट करके किसी भी नौजवान को हथियार दे दें और क्राउड में भेज दें। तो बेसिकली अगर कोई ऐसी बात होती है और कोई अगर ये लाइव देख रहा है, तो आप कृपया एक-दूसरे के साथ ये बात शेयर करें और ये फिर अपने जो आपके लीडर हैं, उनको ये बात पहुँचाई जाए यदि कोई स्थिति या कोई भी इन्फॉर्मेशन ऐसी अगर आपको सुनने में आ रही है, ताकि लीडरशिप एक मैच्योर डिसीजन ले और फिर इंस्टेड ऑफ आप सेंट्रली कहीं पे जाना है, आप बल्कि पुलिस थाने का ही घेराव कर लो।
आप जो आप पे बदसलूकी कर रहा है, आप उसी के अड्डे को घेर लो। क्योंकि देखें, अगर लीडरशिप बोले कि जेल भरो और या ऐसी कोई हरकत करें, वो चाहते ये हैं कि अवाम और जनता ज्यादा से ज्यादा जेलों में डाल दी जाए। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान के को कोई सर पैर का फर्क नहीं पड़ता है, इनको कोई फीलिंग नहीं है, इनको कोई सेंटिमेंट्स नहीं है, इनमें कोई कंपैशन या एम्पैथी नहीं है बलूचियों के खिलाफ। तो बलोच इन्होंने कहें, वो कह रहे हैं कि हमें बलोची ना कहें, हमें बलोच कहें, बलोची हमारी जुबान का नाम है। सॉरी, जो भी हमारे बलोच भाई बहन है, तो मैं उनको इतना ही बोलना चाहूंगा कि ये जितने भी पाकिस्तानी हैं, ये इनको किसी भी तरीके से हमदर्दी नाम की चीज नहीं है, कोई इमोशन नहीं है, कोई सेंटिमेंट नहीं है, और आपकी कोई भी गुहार पे आप सिर्फ बंद कानों पे ही आपकी गुहार पड़ने वाली है कल। ठीक है, तो ज्यादा, और देखिए पहला इंडिकेटर क्या होगा, ये कल जो जलसा निकलने वाला है, यदि मीडिया प्रेजेंस वहां पे नहीं हुआ, तो आप लिखित में ले लें कि चंद घंटों बाद वहां पे फायरिंग या हमला होगा, क्योंकि वो कतई नहीं चाहते कि ये मीडिया कवर करे। लिहाजा कि यहाँ वहां एक किस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट मेजर समरतू साहब ने रेज किया है कि ये नजर रखें कि वहां मीडिया है या नहीं है। अगर वहां मीडिया नहीं है, कैमरे वाले मीडिया नहीं है, उनकी गाड़ियां नहीं है और उनके हाथ में माइक नहीं है जिसपे उनके टीवी चैनल का नाम लिखा होता है, तो फिर आप समझ जाएं कि उनको यहां आने से दानिस्ता तौर पर रोका गया है और कुछ गड़बड़ी की तैयारी की जा रही है। जी अच्छा, मेजर साहब, एक मेरा और सवाल ये मेरे ज़हन में उठता है कि क्या इनको प्रोटेक्शन देने के लिए बीएलए या बीएलएफ वो कोई डाइवर्शन पैदा कर सकते हैं पाकिस्तान आर्मी के लिए, जैसे हम फौज में डाइवर्शन करते हैं, वो, और या को प्रोटेक्शन ऐसा कुछ हो सकता है या करना चाहिए? देखिए अमजद जी, बेसिकली जो बीएलएफ, बीएलए और बीआरएएस है, इन सबको पता है कि कल वो बहुत ही वल्नरेबल होंगे, तो वो अपने आप को एक्सपोज नहीं करेंगे, क्योंकि जो पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट का जो खुफिया जो विभाग है, खुफिया डिपार्टमेंट है, आईएसआई है, यदि उन्हें कोई भनक या कोई ट्रेल मिल गई क्राउड में से, तो उनके मेन हाइड आउट पे पहुंचने का खतरा हो सकता है। तो देखें, ये कल तो कुछ नहीं करेंगे, पर आप देखें जो मीडिया है वो पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट के बंदे भी हो सकते हैं, सिविल कपड़े पहना दें, इनके पास कैमरों की कमी नहीं है ना, ये सिविल से कैमरे लेके किराए पे इन्हें पकड़ा देंगे, बोल देंगे कि खाली रिकॉर्डिंग करो, पर एक्चुअल में कुछ नहीं रिकॉर्ड होगा, वो खाली होंगे कैमरे, वो बस दिखावे के लिए होंगे। तो आपको बड़े ध्यान से आपको फूक फूक के कदम रखना पड़ेगा, और बहुत ही मेच्योरिटी के साथ चलना पड़ेगा, और ऊपर से यदि कोई ऐसी वारदात हो जाती है, खुदा ना खास्ता, तो देखें कि जो हमारे बलोच भाई हैं, बीएलएफ, बीएलए, बीआरएस के, उनके पास पहले से ही ब्लूप्रिंट तैयार है कि अगर यहाँ पे कुछ गड़बड़ करेंगे, तो हो सकता है कि, हो नहीं सकता, होगा, चंद घंटों में इसका जवाब दिया जाएगा। अच्छा, और वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, एक आईईडी भी हो सकती है, गाड़ी में भी आईईडी प्लांट की जा सकती है, जो इनके पुलिस थाने में चली जाए, है ना, या फिर हॉस्पिटल बड़ा वल्नरेबल स्पॉट है कि वहां पे पहली कैजुअल्टियां आ रही हैं, वहां पे आप और एक और गाड़ी घुसा दें, है ना। तो देखें, आईएसआई ये सब करने पे बहुत ही वो रहेगा, कायम रहेगा, क्योंकि एंड में क्या है, पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट ने कोई भी हमला हुआ, वो बोलेंगे बीएलएफ, बीएलए या बीआरएस ने कराया है, उन्हें अपनी आवाम और लोगों से कोई हमदर्दी नहीं है, और उनकी वजह से देखें इतनी कैजुअल्टी हो गई। और मैं बताऊं रिकॉर्डिंग में क्या आएगा, हादसे की वीडियो नहीं आएगी, सिर्फ अस्पताल की इमेजेस आएंगी, बस, जो होता आया है अभी तक। तो मैं यही दरख्वास्त करूंगा कि जिन सबके पास भी मोबाइल है, अपने मोबाइल लेके जाएं, अपने मोबाइलों को ज्यादा से ज्यादा इस पे स्पेस क्रिएट करें,
वहां पे जो माहौल है उसको वीडियो में रिकॉर्डिंग करते रहें बारी बारी, अपने पावर बैंक को चार्ज करके लेके जाएं, क्योंकि देखें 90% वहां पे जैमर लगा दिए जाएंगे, आप वहां पे कॉल भी नहीं कर पाएंगे। तो कम से कम अगर वहां पे मोबाइल नेटवर्क तो होगा नहीं, तो कम से कम वहां पे जो आवाम है हमारे बलोच भाई बहनों की, तो वो कम से कम रिकॉर्डिंग तो कर सकेंगे कि हो क्या रहा है वहां पे, ताकि बाद में वो हमें ट्रांसमिट कर सकें ये बातें। मुझे ये बताएं कि इंडिया की गवर्नमेंट और ईरान की गवर्नमेंट और अफगानिस्तान ऑब्वियसली की गवर्नमेंट जो है वो भी इस वक्त कल जो है बड़ी नजर रखे हुए होगी इन हालात पे, तो बिल्कुल। उनका कोई आप कंट्रीब्यूशन या किरदार जो है वो देख रहे हैं कि इंटरवीन करें अगर बहुत बड़ा मैसेकर हो जाए या कोई ऐसी चीज हो जाए, गॉड फॉरबिड, तो सर उसके देखें, बारे में? ये लोकेशन बैंग ऑन द बॉर्डर तो नहीं है जो अफगानिस्तान की है, पर एक चीज तय हो जाएगी, बलूचिस्तान की। हाँ बलूचिस्तान, खुदा ना खास्ता यदि कोई बहुत ही सीरियस या बड़ा हमला हुआ कल, तो एक चीज तो तय है, क्या पता कि मैं खुद अफगानिस्तान की धरती पे उतरूं और वहां पे फिर हम कुछ कोऑर्डिनेट करें, ताकि कोई ना कोई इसका फिर रिजॉल्व निकालना पड़ेगा, क्योंकि देखें घर पे बैठे तो कुछ होगा नहीं सिवाय बातों से। मुझे भी अभी बैठे मैं एक टैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अलर्ट कर सकता हूँ, बता सकता हूँ, पर ऑन ग्राउंड जाके टेरेन को देख के एनालाइज करके वहां पे कितने वल्नरेबल पॉइंट्स हैं, है ना, वल्नरेबल एरिया, हाइट्स कौन सी क्रिटिकल हैं, पासेस कौन से क्रिटिकल हैं जो उनको कट ऑफ कर देंगी सप्लाई लाइन को लेके या एम्बुश के लिए। तो ये सारी चीजें जियो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंफॉर्मेशन तो हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, और बल्कि अफगानिस्तान के जो ग्राउंड सोल्जर्स हैं उनको ज्यादा वाफियत है इन इलाकों की, तो वो तो सैटेलाइट इमेजरी से भी ज्यादा तेज और कारगर साबित होंगे। तो ये जायज सी बात है कि बलूच मूवमेंट जो है ये आपको अफगान सपोर्ट के साथ ही करना पड़ेगा। और मैं आपको बताऊं आपको अफगान सपोर्ट क्यों मिलेगा, क्योंकि अभी कल ही कम से कम 10 से 15 लाख के बीच लोगों को रिपैट्रिएट किया जा रहा है पाकिस्तान से अफगानिस्तान, वापस भेजा जा रहा है। तो देखें मायूसी बहुत ज्यादा है, और मैं कहता हूं कि यही समय है जब आप टीटीपी और बीएलए, बीएलएफ, बीआरएस ये सब इकट्ठे हों, और फिर आप इकट्ठे होके आप आराम से फिर बलूचिस्तान को कट ऑफ कर सकते हैं पाकिस्तान फोर्सेस सरकार से। और शुरुआत तो मैं कहूंगा कि जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की जो ऑफिशियल है, पहले तो इनको रास्ते से हटाया जाए, तो वो एक क्लियर कट मैसेज चला जाएगा कि वहां पे गवर्नमेंट बॉडी का कोई रिप्रेजेंटेटिव शामिल ही नहीं है, ना ही कोई वहां जाना चाहता है। एक बार ऐसा माहौल क्रिएट हुआ तो उसके बाद फिर या तो आर्मी के पास कोई चॉइस नहीं रहेगी। और देखें यदि पाकिस्तान आर्मी ज्यादा एक्टिव हो जाती है वहां पे हमारे बलोच भाई बहनों के खिलाफ, तो जाहिर सी बात है कि हमारे वेस्टर्न फ्रंट पे, जैसे कि इन्होंने अभी परसों हरकत की जिसमें 5 पाकिस्तानियों को मार दिया गया बॉर्डर पे, जी बिल्कुल। तो अगर इन्होंने कोई हरकत कुछ बहुत ही मतलब हद से ज्यादा इन्होंने घिनौनी हरकतें कर दी, तो मुझे लगता है कि फिर वेस्टर्न फ्रंट पे हमें फिर एक्टिव तो होना ही पड़ेगा। अच्छा, क्योंकि देखिए मेरा एक 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 जिमनी सवाल है, एक जिमनी सवाल वो होता है जो मेन सवाल के साथ छोटा सवाल जुड़ा होता है, उसको जिमनी सवाल कहते हैं। जिमनी सवाल या जिमनी इलेक्शन होते हैं तो उसको बाय इलेक्शन कहते हैं, तो ये बाय क्वेश्चन है। देखिए मेरे साहब, आप माशाल्लाह बहुत ही समझदार हैं और फौज की टैक्टिकल और सारा ये आप समझते हैं बड़ी अच्छी तरह से, और आप सूडान में भी आपने बड़ा जबरदस्त यूनाइटेड नेशन के फौज के साथ टेररिस्टों को मारा भी है और आजाद भी किया है इलाकों को, तो आपका एक तजर्बा है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप देखिए, आपको याद होगा कि जब स्पेनिश जो है वो सिविल वॉर हुई थी,
उसमें भी, और फ्रेंच जो ये रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन था, हम्म। यहाँ पे इंटरनेशनल ब्रिगेड्स बनाए गए थे, यानी पूरी दुनिया से लोगों को कहा गया था कि भाई आओ, स्पेन में जंग शुरू हो गई है और आप लोग आए, और हमने फासिज्म के खिलाफ जंग का मैदान खोला। और यूके से, बर्तानिया से हजारों की तादाद में जो लोग थे वो लड़ने के लिए गए थे वहां, और कई बिल्कुल मारे भी गए थे। यहाँ यूके में कई शहरों में उनके यादगार भी कायम की हुई है। वो सिविलियन लोग थे, कोई प्लम्बर है, कोई इलेक्ट्रिशियन है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है। तो आप समझते हैं कि इस वक्त बलोच आजादी की लड़ाई के लिए एक इंटरनेशनल ब्रिगेड की आवाज देनी चाहिए, या ऐसे लोगों को इकट्ठा करना चाहिए जो बलूचिस्तान की आजादी की जंग में बलोच कौम का साथ दे? बिल्कुल जी, बिल्कुल। देखिए, इसके बगैर मूवमेंट में मोमेंटम नहीं आएगा, तूल नहीं पकड़ेगी ये मूवमेंट। और मैं देखिए, वायलेंस किसी को नहीं अच्छा लगता। सब चाहते हैं कि उनकी मोहतरमा, उनके बच्चे, उनके माँ-बाप सब महफूज़ रहें, खुश रहें, आबाद रहें, शांति से अपने घरों में रहें, है ना? और अपनी लाइफ़ का लुत्फ़ उठाएँ। पर यहाँ पे तो मतलब अगर आप सिर्फ टहलने चले गए और आपने गलती से एक पाकिस्तान के पुलिस वालों की आँखों में आँखें डाल के गलती से देख ओ लिया, हो, ओए तो होए होए। वो वो तो फिर आपसे बात कम और लाठियाँ पहले बरसाएँगे, तो आपके ऊपर फिर इतना पीट के आपको बेहोशी की हालत में आपके ऊपर पेशाब कर देंगे, ठीक है? आपको गटर या नाले में डाल देंगे, ठीक है? तो ये जो बेतुके और इनह्यूमन मेथड्स हैं, देखिए, इनके खिलाफ तो फिर एक हमें एक मशीनरी तैयार करनी पड़ेगी, वो है आईडब्ल्यू वॉरफेयर, इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर। अब जब जो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर डिपार्टमेंट होगा बलूचिस्तान का, उसमें जितने भी विटनेस के वहाँ पे बयानात हैं, वो रिकॉर्ड किए जाएँगे। बेशक उनका मुँह को आप मॉर्फ कर दें, ताकि उनकी आइडेंटिटी ना डिस्क्लोज़ होए, और आवाज़ को भी डिस्टॉर्ट कर दें ताकि कोई पहचान ना सके। और फिर ये आप एक एक किस्म से आप यूएन में भी सबमिट कर सकते हैं एज़ अ प्रूफ ऑफ एट्रोसिटीज़, कि जो ज़ुल्म किया है, ये इस तरीके के ज़ुल्म हुए। जहाँ-जहाँ पे मैस ग्रेव्स हैं, जो कब्रिस्तान है, जहाँ पे 100-100, 150 100 जो निहत्थे और निर्दोष बलूच की आवाम के लोगों की जो लाशें जो मिली हैं या बरामद हुई हैं, वहाँ की आप लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की बेयरिंग नोट करें, और वो आप सबमिट करें जैसे-तैसे न्यूयॉर्क में, कि ये फलानी-फलानी लोकेशन है, जो मैस ग्रेव्स हैं, ठीक है? तो आपको देखिए, एविडेंस भी इकट्ठा करना ज़रूरी है। अब मैं आपको एक बात बताऊँगा कि कश्मीर की मूवमेंट क्यों मर गई? क्योंकि कश्मीर में एट्रोसिटीज़ फोर्सेस की तरफ से नहीं था, और जितने भी हमले हो रहे थे, वो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट ही आके इंडियन फोर्सेस को ही टारगेट कर रहे थे। एंड इंडियन फोर्सेस ने इतना कंस्ट्रेंट दिखाया है कि बल्कि जितने कश्मीरी हमारे निहत्थे और निर्दोष कश्मीरी भाई-बहन मारे गए हैं, उतने ही हमारे फोर्सेस के भी शहीद हुए हैं। तो जितने विधवा औरतें कश्मीर में, उतनी ही विधवाएँ हमारी फोर्सेस में औरतें हैं हुई हैं, उतने ही बच्चे भी फोर्सेस वालों के अनाथ हुए हैं। तो देखें कितना रिस्ट्रेंट किया है इंडियन फोर्सेस ने भी, कि नहीं, हम अवाम पे ज़ुल्म नहीं उठाएँगे, पर शहीद और कुर्बानी देने को तैयार हैं। तो इस तरीके से, और फिर देखिए फंडिंग, जैसे ही ये डिमोनेटाइज़ेशन हुआ और नोटबंदी हुई, तो जो इल्लीगल और ब्लैक मनी का जो स्टैश इकट्ठे हुए हुए थे, वो तो रातों-रात कोई मतलब नहीं रहा उसका। तो जब आपके पास मॉनेटरी सपोर्ट रातों-रात आपके पैरों तले छीन लिया गया, तो पूरी मूवमेंट मारी गई है। और देखें, आज की तारीख में भी अगर हम एग्ज़ाम्पल लें, तो हम अभी किस चीज़ की गुहार लगा रहे हैं? फंडिंग को लेके। तो देखिए, मूवमेंट को फ्यूल करने के लिए फंडिंग की ज़रूरत बिल्कुल है। क्योंकि देखें, जो आपके लिए लड़ने आ रहा है, शहीद होने आ रहा है, उसे अपने पीछे माँ-बाप या अपनी मोहतरमा और बच्चे, वो सब छोड़ के आ रहा है। क्यों? ताकि इस मूवमेंट को प्रायोरिटी दे सके। ठीक है? और मैं इसे मूवमेंट इसलिए कहता हूँ, क्योंकि बलूचिस्तान में
किसी ने हथियार नहीं उठाए हैं, वो सिर्फ 6000 बंदों ने हथियार उठाए हैं 5 लाख की फौज के खिलाफ, जो बेतुका और बेमतलब तरीके से सरेआम सड़कों पे हत्याएं कर रहे हैं। कोई भी चेक पॉइंट होता है, चेक पॉइंट पे उन्हें कहते हैं कि गाड़ी में बैठ जाओ, उसके बाद बंदा गायब है, उसकी प्राइवेट कार गायब कर दी जाती है, ब्लैक मार्केट में खोल के बेच दी जाती है। कोई प्रूफ ही नहीं रहता कि कोई बलूच अपना भाई आ रहा था, उसकी ना गाड़ी का अता पता, ना उसके मोबाइल का अता पता, कोई ट्रैकिंग सिस्टम नहीं है, कुछ भी नहीं है, और बंदा गायब। तो देखें, आपको बहुत ही मतलब समझदारी के साथ एक टीम बनानी पड़ेगी जो सिर्फ इंफॉर्मेशन एक वॉर फुटिंग पे कलेक्ट करे, ऑथेंटिकेट करे और यूएन को सबमिट करे ऑन रेगुलर बेसिस, ईमेल के जरिए करे या जैसे भी करे, एक सिक्योर तरीके से करे, वो तो ताकि कर रहे हैं, वो तो बलोच हैं जो यूएन में ये काम कर रहे हैं, वहां पे ऑलरेडी हर सेशन में वो जाते हैं, एविडेंस भी देते हैं, सारा कुछ वो तो ऑलरेडी हो रहा है काम। जो काम नहीं हो रहा वो है इंटरनेशनल ब्रिगेड का, जो एक सॉलिडारिटी ब्रिगेड होता है। मिसाल के तौर पर अगर वो डायरेक्ट बलूचिस्तान नहीं जा सकता तो वो अफगानिस्तान उनको फैसिलिटेट करे, वहां पे उनको इजाजत दे कि वो वहां आके तो अपना जो है वो ब्रिगेड का एक हेडक्वार्टर बनाए जहां पूरी दुनिया से लोग इकट्ठे हों। मतलब इस किस्म की कोई आपको नजर आता है कि चांस है या लोग इस पे सहमत होंगे? देखें, जाहिर है इसमें उनकी फंडिंग का मसला भी आएगा कि उसको फंड कहां से आएगा। बिल्कुल, देखें, अफगानिस्तान अभी फूक फूक के कदम रख रहा है क्योंकि उसे आईसिस से ज्यादा खतरा है, ना कि उसको अपने खुद के कोई दुश्मन से। नॉर्दर्न अलायंस वैसे ही शांत बैठा है, ठीक है। जो अमरुल्ला साले हैं वो भी अभी शांत बैठे हैं, कोई फालतू का अटैक उनकी तरफ से नहीं हो रहा है तालिबान पे, ना ही तालिबान कर रहा है। तो इनकी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बन गई है कि जो नॉर्दर्न प्रोविंस है उस पे नॉर्दर्न अलायंस अपना बैठे, और बाकी नीचे का जो भीतर तालिबान का इलाका है वहां पे तालिबान रहे, ठीक है। और आप अगर याद हो तो पाकिस्तान की एसएसजी भी गई थी तालिबान की मदद करने नॉर्दर्न अलायंस के खिलाफ जी जी, हमला करने के लिए। तो देखें, वो खबर यहाँ मैंने ही ब्रेक की थी इंडियन मीडिया पे। हाँ जी, हाँ पंजगोर जी, में ये जो गए यस, थे पंजशेर में, हेलीकॉप्टर, वो मैंने ही हाँ। खबर ब्रेक की थी। जी जी। तो देखिए अमजद जी, अभी सबसे बेहतर समय है कि आप नॉर्दर्न अलायंस की लीडरशिप के साथ बात करें, आप तालिबान की लीडरशिप के साथ बैठ के बात करें, ताकि बलूच हम्म, लीडरशिप एक जरिया बन जाए जिसके दौरान नॉर्दर्न अलायंस और तालिबान के बीच एक अंडरस्टैंडिंग बने, और फिर ये हम्म, दोनों फैक्शंस के जो फाइटर हैं वो इकट्ठे होके बलूचियों की मदद करें बलूचिस्तान को सिक्योर करने के लिए। क्योंकि देखें, अंत में मैं भी जानता हूं, अब मेरे अफगानी भाई भी जानते हैं, दिली दिल में उनको भी चीन से कोई हमदर्दी नहीं है। वो बस चीन से सतर्क हैं क्योंकि वो जानते हैं कि चीन की फौज अमेरिका फौज से 10 गुना ज्यादा बड़ी है, और चीन की फौज को कुछ नहीं करना है, उसने वेव्स भेजते रहेंगे। और एक समय आएगा जहां पे देखें, आप एक टारगेट पे एक पत्थर एक टाइम पे फेंकेंगे, वो टारगेट का बचने का चांस ज्यादा रहता है, पर आप बजरी ही उठा के फेंकेंगे तो बजरी तो पूरी की पूरी हर जगह ही फैल के लगेगी, ठीक है। तो चाइनीज आर्मी का भी यही है कि उसके पे इतनी ज्यादा मैन पावर है कि आप पहला वेव डिफीट कर देंगे, दूसरा कर देंगे, पांचवा कर देंगे, पर एक समय आएगा जहां पे आपकी सप्लाई लाइन एग्जॉस्ट हो चुकी होगी, आपके हथियार वेयर आउट कर चुके होंगे, आपको एक मैन पावर की रोटेशन भी करनी पड़ेगी क्योंकि आपको फ्रेश ट्रूप्स भी चाहिए होते हैं, है ना, बाकी कुछ दिन रेस्ट भी करेंगे। तो देखें, लड़ाई है आबादी की, मैन पावर की, वो चाइना सुपीरियर है पूरी दुनिया में, ठीक है। तो देखें, या तो अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस की कोई टुकड़ी आए और हेल्प करे, पर वो मतलब अंडर कवर ही हो सकता है अफगानिस्तान के साथ। पर देखिए, वल्नरेबिलिटी ईरान से फिर ज्यादा एक्सपोज हो जाएंगे, क्योंकि बिल्कुल ही मतलब ईरानियन भी दो बार नहीं सोचेंगे बलूचिस्तान में एंटर करने के लिए बॉर्डरी इलाके से या फिर अफगानिस्तान वाले इलाके से, यदि उन्हें खबर मिल गई कि यहाँ पे अमरीकी भी घुसे हुए हैं। तो देखें,
इंडिया का बहुत क्रिटिकल रोल रहेगा, जिसमें इंडिया को ईरान से बात करनी पड़ेगी, ईरान से दरख्वास्त करनी पड़ेगी कि सपोर्ट दें। अफगानिस्तान तालिबान से भी इंडिया को थोड़ा बताना पड़ेगा कि देखें, आपको सपोर्ट देना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमारे ताल्लुक अच्छे हैं। ऊपर से रूस अपनी इंटेलिजेंस शेयरिंग शुरू कर रहा है तालिबान के साथ, तो एक तरीके से हम सब इकट्ठे होके भारत की मदद से हम ये मूवमेंट को एक सिक्योर मूवमेंट के तौर पे अंजाम दे सकते हैं। बट बलूचिस्तान लीडरशिप को विजिट करना पड़ेगा पब्लिकली, ना कि बिहाइंड क्लोज डोर, ताकि एक ऐलान कर दिया जाए कि देखें, अब ये आर पार की लड़ाई है, अब यहाँ पे समझौते की कोई बात बची नहीं है। तो वो बलोच लीडरशिप इंडिया क्यों नहीं जा रही, या है जा रही है और कोई सुन नहीं रहा उनकी? दो ही बातें हो सकती। देखें, इंडिया में कोई पाबंदी नहीं लगी है, कोई रूलिंग नहीं आई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक टूरिस्ट वीजा के तौर पे भी आके डेलीगेशन मिल सकता है, नेपाल से भी आप आ सकते हैं या श्रीलंका के जरिए भी आ सकते हैं। नहीं, किसी ने आने का कोई मसला नहीं है, आ तो वो जाएंगे, मिलेंगे कैसे, कौन मिलेगा अगर वो ना मिले फिर? देखें, ये तो फिर मुझे देखें, आप अमजद जी बीजेपी की लीडरशिप में आप ठीक ठाक मिनिस्टर्स को जानते हैं। यदि डेलीगेशन सीरियस है तो एक पूरी डेलीगेशन की आप एक वीडियो कॉन्फ्रेंस करवाएं पार्टी लेवल पे, ठीक है, जो रूलिंग पार्टी है इंडिया में, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। तो जब ऐसे वार्तालाप या कुछ बात बनेगी या कोई कॉन्सेंसस आगे आएगा, तभी आगे कुछ ना कुछ हो सकता है। क्योंकि देखें, अभी बांग्लादेश में कू हुआ था, तो जाहिर सी बात है कि शेख हसीना जी का भी कोई स्टाफ अफसर था हु वाज इन टच विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसने फैसिलिटेट किया कि इमरजेंसी में असाइलम लेना है। तो देखें, यहाँ पे भी इंडिया, देखें, इंडिया ऐसा मुल्क है जिसने दलाई लामा जी को भी असाइलम दिया। शेख हसीना जी भी 2-3 बार आ चुके हैं जब वारदात खराब हुए हैं, माहौल खराब हुआ है, ठीक है। फ्यू मुस्लिम राइटर्स, जो लिबरल राइटर्स थे, जिनके खिलाफ फतवा जारी हुआ था, वो भी इंडिया में आज की तारीख में महफूज और सही सलामत रह रहे हैं सेफ्टी के अंदर। तो देखें, इंडिया इज अ वेरी टॉलरेबल नेशन, और इजरायली भी यहाँ पे आते हैं छुट्टी मनाने, ठीक है। तो जहाँ पे यहूदी आ रहा है कम से कम छुट्टी मनाने के लिए, तो आप सोचें कि कितना महफूज मुल्क है, कि जिसे किसी से कोई गिला शिकवा या दुश्मनी नहीं है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे यहूदी हो, चाहे जो मर्जी मजहब का हो। वी आर टॉलरेंट, क्योंकि हमारे लैंड पे सभी रिलीजन के सभी लोग रहते हैं। तो ये बलूच लीडरशिप को ही कॉल लेना पड़ेगा इकट्ठे बैठ के, कि यस, दे वांट टू गो फॉर इट, दे वांट टू हैव अ वर्ड। एंड आप एम्बेसी को अप्रोच कर सकते हैं, इंडियन एम्बेसी इस्लामाबाद में भी है, ठीक है। वहां पे आप किसी लीडरशिप को बोलें कि कांटेक्ट में आए, है ना। इंटरनेट पे फोन नंबर अवेलेबल है, ईमेल आईडी अवेलेबल। तो देखिए, अप्रोचेबिलिटी का कोई इशू नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। या फिर आप इंडियन हाई कमीशन इन ईरान या फिर अफगानिस्तान, कहीं पे भी, है ना, डायलॉग तो हो ही सकता है। तो डिपेंड करता है ठीक है, विल कितनी है। हाँ, जबरदस्त। नाज़रीन, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस फॉर दिस लाइव। इस वक्त आज हमारे साथ तकरीबन 250 के करीब लोग जुड़े एक वक्त में, और कल 6 अप्रैल को जो बड़ी लॉन्ग मार्च होने जा रही है, अभी तक जो हमारे पास इतला है, इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन रात के 11:30-12 बज चुके हैं। अभी तक तो डॉक्टर मारंग बलोच की रिहाई की कोई खबर नहीं आई, और जिसका मतलब ये है कि अब सुबह तक देखते हैं, अगर रिहाई ना हुई तो फिर लॉन्ग मार्च की जाएगी। लॉन्ग मार्च के हवाले से मेजर साहब ने, समर तूर जी ने बड़ी डिटेल से बताया है कि क्या खतरात हो सकते हैं और उनसे कैसे निपटा जाए। कल हम कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दी हम जुड़ें और लाइव इसी तरह से, और समर तूर साहब भी हमारे साथ होंगे और मेहरान मरी साहब भी हमारे साथ होंगे, और उसमें हम लाइव जो है आपको कमेंट्री भी करेंगे वहाँ की लॉन्ग मार्च के हवाले से, और साथ साथ तजिया भी करेंगे। आज हमारे साथ जुड़ने का बहुत शुक्रिया मेजर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू सर।